तो विजिटर वीज़ा की तो उसमें 3 कैटेगरी आती है। फर्स्ट विजिटर वीज़ा, सेकंड हम बिजनेस वीज़ा बोल देते हैं और थर्ड हम सुपर वीज़ा बोल देते हैं। सो विजिटर वीज़ा में पेरेंट्स एलिजिबल होते हैं, भाई बहन एलिजिबल होते हैं, इवन हम चाचा मामा सारे एलिजिबल होते हैं। बट मैं बच्चों को हमेशा ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका यहाँ पे करियर सेट हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आप 10 साल से पहले वाली पिक्चर देखते हो और आज की पिक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of the Immigration Gurus. My name is Raghav and this is the third podcast of our series Talk with TIG with Mr. Dheeraj Gandhi. हेलो एवरीवन। सो सर, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एक वीज़ा टाइप के बारे में जिसका नाम था स्पाउस वीज़ा। जिन लोगों ने भी वो वीडियो अब तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाके पहले उसे देखना। आज सर बात करते हैं एक नेक्स्ट वीज़ा टाइप की जिसका नाम है विजिटर वीज़ा। सर ये क्या वीज़ा है और इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्या कुछ है सर इसके बारे में? राघव, अगर मैं बात करूँ विजिटर वीज़ा की तो उसमें 3 कैटेगरी आती है। फर्स्ट विजिटर वीज़ा, सेकंड हम बिजनेस वीज़ा बोल देते हैं और थर्ड हम सुपर वीज़ा बोल देते हैं। ठीक है। अगर मैं विजिटर वीज़ा की बात करूँ तो विजिटर वीज़ा के लिए वो लोग एलिजिबल है जैसे लाइक एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और उसने अपने पेरेंट्स को अपनी कन्वोकेशन के लिए बुलाना है। और एक पेरेंट्स का सपना होता है कि भी यार जब मेरे बच्चे को डिग्री और डिप्लोमा मिले तो मैं उसको देखूं। वो और बच्चों का भी सपना होता है कि वो मैं कैब डालूं कन्वोकेशन में और मेरे पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हो। और एक अचीवमेंट भी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि लाइक इंडिया में एक डिग्री लेना, डिप्लोमा लेना और फ़ॉरेन में जाके भी एक अच्छे परसेंटाइल से डिग्री और डिप्लोमा लेना पेरेंट्स के लिए एक अच्छा लाइक मौका होता है बच्चे को उस लेवल पे देखने का कि जिसमें वो एक प्राउड मोमेंट होती है पेरेंट्स के लिए। सो विजिटर वीज़ा में पेरेंट्स एलिजिबल होते हैं, भाई बहन एलिजिबल होते हैं, इवन हम चाचा मामा सारे एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर है कि वो उन लोगों को वीज़ा दे या नहीं ना दे, ये फ़र्क होता है। और सर इसके अंदर एक्सपेंस कितना आता है? अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो देखो, विजिटर वीज़ा में अगर पेरेंट्स ने जब अपने बच्चे को मिलने के लिए जा रहा है, अगर बच्चा उनका कन्वोकेशन के लिए जा रहे हैं या बच्चा वर्क परमिट में है और वो पेरेंट्स को बुला रहा है कि मेरे को 2-3 साल हो गए, मैं इंडियन है, आप मुझे मिलने के लिए आ जाओ, तो एक्सपेंसेस ऐसे कुछ नहीं होते। एक एम्बेसी फ़ीस आती है $185, जिसमें $100 उनकी एम्बेसी फ़ीस होती है और $85 बायोमेट्रिक के चार्जेस होते हैं। और बाकी इमिग्रेशन की तरफ से कुछ ऐसा डिमांड नहीं होती। कोई फंड्स वगैरह नहीं चेक करते हो? फंड्स होने ज़रूरी इमिग्रेशन की डिमांड नहीं है। ठीक है। आप फंड शो कर रहे हो, आप सीए रिपोर्ट लगा रहे हो, आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस लगा रहे हो, आप अपनी आईटीआर लगा रहे हो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बता रहे हो इमिग्रेशन ऑफिसर को कि ये है मेरे पास। बट ऐसा कुछ नहीं है कि यार इमिग्रेशन ऑफिसर कह रहा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट होगा तो मैं पक्का वीज़ा दे दूंगा। ठीक। हमने अपनी लाइक 10 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा कि यार जिनके पेरेंट्स के भी रिफ्यूज़ल होते देखे हैं और उनके जो कज़न्स हैं उनके वीज़ा आते हुए देखे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। बट हाँ, एक बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूँ मैं विजिटर वीज़ा को लेके, तो विजिटर वीज़ा के अंदर अगर पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चे को मिलने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एक आईटीआर होनी ज़रूरी है, लाइक जो ये शो कर सके कि पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। सेकंड, उनके पास प्रॉपर एक फ़ंड होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा वहाँ पे टेम्परेरी है, टीआर है वहाँ पे, या वो वर्क वीज़ा पे है या वो स्टूडेंट वीज़ा पे है। सो वो लाइक ऐसा नहीं है कि भी हम उसके ऊपर डिपेंडेबिलिटी दिखा सकें कि यार मेरे पेरेंट्स जाएंगे वहाँ पे मेरे साथ रहेंगे तो ज़रूर, बट उनके फाइनेंशियल जो खर्चा है वो मैं उठाऊंगा नहीं, हम ऐसा शो नहीं कर सकते, नहीं तो इमिग्रेशन ऑफिसर वीज़ा नहीं देगा। हमें ये दिखाना होता है कि यार पेरेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, पेरेंट्स खुद अपना ध्यान रख सकते हैं, जो ट्रैवल टिकट्स है वो पेरेंट्स खुद अपनी कराएंगे, जो वहाँ का एक्सपेंस है वो पेरेंट्स बियर करने की कैपेसिटी रखते हैं। हाँ, रहना तो अपने बच्चे के साथ ही है उन्होंने, और तो वो होटल में तो रहेंगे नहीं, कोई ये तो है नहीं कि 2-3 दिन रहने के लिए जा रहे हैं। हाँ सर, टाइम कितना होता है इसके लिए? आपने कहा 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, कितना टाइम का वीज़ा लगता है? विजिटर वीज़ा की बात करो, जो पेरेंट्स अप्लाई करते हैं, भाई बहन अप्लाई करते हैं,
और बच्चा वहाँ पे अगर टीआर है, पीआर नहीं है, तो उसका विजिटर वीज़ा लगता है। जितना पासपोर्ट पे उनकी वैलिडिटी है उतना वीज़ा अगर मान लो आज मेरा पासपोर्ट बना और मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल है। पहले कनाडा वो 6 मंथ, 1 साल, 2 साल का वीज़ा देती थी। आफ्टर कोविड उन्होंने 10 साल का वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया, या कोविड से 1 साल पहले भी देना स्टार्ट कर दिया था। लाइक जितनी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतना वो वीज़ा दे देते हैं। इन केस ऑफ लाइक अब आपने बोला कंडीशन क्या है भी, 1 या 2 दिन या 3 दिन या 15 दिन। इन केस ऑफ विजिटर वीज़ा यू कैन स्टे देयर ओनली फॉर 6 मंथ, नॉट मोर देन दैट। आपको एक बार कनाडा कंट्री को लीव करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि 6 मंथ से ऊपर वहाँ पे रह सके। अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है पेरेंट्स की, लाइक हमने उन वो केसेस भी देखे हैं कि जब हस्बैंड वाइफ वहाँ पे गए हुए हैं और लाइक उनका बेबी होने वाला है, तो पेरेंट्स को वहाँ पे रहना पड़ता है, वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है। तो उस केस में अगर मान लो उनका वीज़ा है तो वो इमिग्रेशन को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इमिग्रेशन को रिपोर्ट करना पड़ता है कि मुझे हमें थोड़ी एक्सटेंशन चाहिए, ये कंडीशंस है, तो इसलिए। तो ये विजिटर वीज़ा का टाइप है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा वीज़ा कैटेगरी को लेके। लाइक आपने बोला कि विजिटर वीज़ा कैसे कैसे तरह के, तो अब मैं बात करता हूँ सुपर वीज़ा की। सुपर वीज़ा में जो लाइक बच्चे, लाइक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एलिजिबल होते हैं इसमें। जिनके बच्चे वहाँ पे पीआर है या सिटीजन है, वो सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक पहली रिक्वायरमेंट, जैसे आपने बोला कि ये यार फंड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें वहाँ पे जो रह रहे हैं उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है। अच्छा, कि हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। सेकंड, उनको अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ वी हैव इनफ एकोमोडेशन, लाइक जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। थर्ड, उनकी इनकम टैक्स जो रिटर्न्स आती है, T1 T4 बोल देते हैं उसको, जो उनकी जा रही है, वो उसका एक लाइक कैटेगरी है। मान लो अगर खाली लड़का है वहाँ पे, शादीशुदा नहीं है और पीआर है, तो उसकी मिनिमम जो टैक्स, जो उसकी टोटल इनकम है, वो $26,000 से ऊपर होनी चाहिए। लाइक मतलब $27,000 के अप्रोक्सीमेटली $27,000 होनी चाहिए मिनिमम। मतलब अगर अनमैरिड कैंडिडेट है और वो अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को सुपर वीज़ा पे बुलाना चाह रहा है, बिल्कुल, तो उसकी कम से कम इनकम Approximately 27,000 पर एनम मिनिमम होनी होनी चाहिए। चाहिए। अगर बात करूँ मैं उसकी, एक फैमिली मेंबर ऐड, मान लो हस्बैंड वाइफ है वो, ठीक है। तो उनकी जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैं अप्रोक्सीमेटली $8,000 ऐड करता चला जाता हूँ। मान लो 2 हैं तो $8,000 ऐड कर दो, 3 जने हैं तो $8,000 और ऐड कर दो। तो ऐसे आप अपने इनकम प्रूफ ये दिखाना पड़ता है, मिनिमम होता है ये। मतलब अगर एक स्पाउस रह रहा है वहाँ पे, तो 27 + 8 8,000 35,000 अप्रोक्सीमेटली। एनुअल उनकी होनी चाहिए। और अगर उनका बेबी भी है वहाँ पर, तो फिर उसको 8 और करते ऐड चलो, करते उनके हैं। ऐड ठीक है। करते चले जाओ। लाइक उससे वो ज़्यादा होती जाएंगी। वैसे तो उनकी फिगर आउट पूरी वेबसाइट के ऊपर गिवन है कि आप टैक्स लाइक इनकम कैसी होनी चाहिए, उनकी ठीक है। पूरी वेबसाइट पे गिवन है उनके CIC की। दूसरी बात, वो डिमांड करते हैं यू प्रोवाइड द रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ योर पेरेंट्स। लाइक कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए जिस डेट से उनकी एंट्री होनी है, और 1 साल तक का। ठीक है। 1 साल तक का इंश्योरेंस मिनिमम $1,00,000 का होना चाहिए। जो इंश्योरेंस की वो मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे, वो $1,00,000 का मिनिमम होना चाहिए उनके पेरेंट्स का। ठीक है। ठीक सो है। ये उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है बीच में। इसमें भी सर वो वाली चीज़ रहती है कि आपको 6 महीने बाद वापस आना नहीं रहेगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें सुपर वीज़ा के केस में अगर मैं बात करूँ 2022 से पहले जो सुपर वीज़ा का स्टे होता था वो 2 इयर्स का होता था। आज वो स्टे 2022 से वो स्टे को 5 साल बढ़ा दिया। अब 5 साल तक वहाँ पे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स रह सकते हैं। और उनके लिए उनको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को 5 साल या 2 साल बाद या 6 महीने बाद मुझे इमिग्रेशन को रिपोर्ट करनी है, नहीं करने की ज़रूरत है। उनको 5 साल के बाद ऐसा लगता है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है। देखो 5 साल एक छोटा पीरियड नहीं है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का रहने का। सो लाइक उनको इमिग्रेशन को इन्फॉर्म एज यूजुअल, जैसे वो विजिटर वीज़ा वालों को इन्फॉर्म करना वैसे इन्फॉर्म करना बनता है। और मैं सुपर वीज़ा की एक बात करूँगा। लाइक आपको बता दूँ राघव, मैं ये ना कैटेगरीज निकलती है। जो बच्चे पीआर और सिटीजन होते हैं वो अपने पेरेंट्स को भी एज ए पीआर और एज ए वहाँ पे एज ए पीआर बुला सकते हैं। ठीक है। ठीक है। लकी ड्रॉ निकलते हैं ये कैनेडियन इमिग्रेशन से। सबका नंबर नहीं पड़ता। लकी ड्रॉ है तो फिर लकी ड्रॉ है, 2020 में निकला था, अभी पीछे निकला है। कितने तो टाइम पीरियड बाद निकलता है, कोई ये फिक्स कुछ है? उनका फिक्स नहीं है। ठीक है। फिक्स नहीं है, मैं एवरेज लेके चलता हूँ। वैसे तो वो हर साल निकाल सकते हैं इन चीज़ों को, बट वो देखते हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को लेके। तो
अब पीछे निकला था तो लाइक पेरेंट्स के वहाँ पे उन्होंने लकी ड्रा में डाला होता, तो पेरेंट्स को फील होता है यार हमारी फिर PR होगी। सो ये सुपर वीज़ा इट्स ए पाथवे, ठीक है। ये पाथवे है। देखो पेरेंट्स जा रहे हैं वहाँ काम करने के लिए तो जा नहीं रहे, नेचुरल बात है, एज्ड है। ग्रैंड पेरेंट्स तो बिल्कुल काम करने के लिए जाना, तो इट्स ए पाथवे कि अगर आपकी PR नहीं आई पेरेंट्स की, सो ये पाथवे है, आप सुपर वीज़ा पे जाओ, वहाँ पे स्टे कर सकते हो, लंबा स्टे कर लंबा सकते हो स्टे एज कर सकते हो। कम्पेयर तो टू ऐसा कुछ नहीं, 5 साल मेरे ख्याल से तो छोटा मोटा टाइम नहीं नहीं होता। होता, बिल्कुल। अपनी कंट्री को छोड़ के हम 5 साल के लिए वहाँ रह रहे हैं, इट मीन्स लाइक उस टाइम तक तो कहते हैं ना कुछ ऐसा हो जाता है इसमें वो हम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के अपने PR अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अभी तो आपने सारी ये वाली बात कही कि बच्चा वहाँ पहुँचा हुआ, उसने अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, चाचा ताऊ मामा सारों को बुला लिया। अब अगर हम नॉर्मल एक बंदे की बात करते हैं और उसने एक विजिटर वीज़ा अपना अप्लाई करना है, तो उसके लिए उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या देखो कुछ रहेगा? हमने सबसे पहला पॉडकास्ट करा था, उसमें आपने एक चीज़ पूछी थी एजेंट और कंसल्टेंट में क्या फ़र्क होता है। अब ये कंसल्टेंट की बारी नहीं है, तो ये आ गई एजेंट की बारी। अब इसमें एजेंट वर्ड यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या चलता है, लाइक आपने भी देखा होगा पोस्ट डलती है सोशल मीडिया पे, हमने भी देखे हैं लोगों के स्टेटस लगे होते हैं कि फादर सन, मदर डॉटर, ये कोई इसका ऐसा बना के भेज रहे हैं। 24 साल से ऊपर कोई लड़का है वो विजिटर वीज़ा के लिए जाए और पहुंच के पैसे दे दे। अब इसमें इसके पीछे कितनी कुछ सच्चाई है, कितना कुछ झूठ है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, बहुत बड़ा। देखो हम ये नहीं कहते कि हम इस इंडस्ट्री में रहते हुए हमने इन चीज़ों को कभी नहीं अडोप्ट करा, हमने किया पर हमने प्रमोट नहीं किया। हमने कभी ये नहीं चाहा कि हमारे पास इस कैटेगरी का बच्चा हमारे पास आए। हम सबसे पहले जब भी कोई बच्चा आता है मेरे पास, मैं उससे यही क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू हैव ए स्पॉन्सरशिप, डू यू हैव ए जेन्युइन स्पॉन्सरशिप। अब दोनों में भी फ़र्क है, स्पॉन्सरशिप और जेन्युइन स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि यार एक वहाँ पे ताया जी के बेटे की शादी है, उसको बोला रिक्वेस्ट करी यार स्पॉन्सरशिप भेज दे हमें भी, तो हम अपनी फाइल लगा के देख लेते हैं, ठीक है ना। अब वो शादी का प्रोग्राम है, वहाँ पे सब कुछ है। अब उसने क्या करा, उसने 100 स्पॉन्सरशिप भेज दी इंडिया के अंदर। अब आप क्या मानते हो कि इमिग्रेशन ऑफिसर के पास इन चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं है? बिल्कुल नेचुरली बात है, उनके पास रिकॉर्ड ये भी है कि कितने बच्चे यहाँ से विजिटर वीज़ा पे गए, जिन्होंने वहाँ जाके सैलम ली, कन्वर्ट कराया, जिन्होंने वहाँ जाके उस वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराया, और कितने जने यहाँ से कनाडा जाने के बाद वापस आए, उनके पास सारा रिकॉर्ड है। अब हर एक का क्वेश्चन आता है कि यार फिर अगर कनाडा गवर्नमेंट को पता है तो बंद क्यों नहीं करती? देखो दे हैव टारगेट्स, उनके टारगेट्स हैं इन चीज़ों को लेके कि हर साल के अंदर इतने विजिटर आने चाहिए, इतने स्टूडेंट वीज़ा ले आने चाहिए, इतने हम PR करेंगे, इतने हम लीनिया पे बुलाएंगे, इतने हम ओपन वर्क पे लगा लो स्पाउस या डिपेंडेंट वीज़ा पे हम करेंगे, और इतने ही हम सुपर वीज़ा के। अब आप कैसे कह सकते हो यार, ऐसा थोड़ी है कि राघव ने जब अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करा तो उसने पैसे दे दिए हैं, जब मेरी बार है मैंने अपने पेरेंट्स का वीज़ा तो यार मेरा नंबर नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। वो लकी ड्रॉ ही इसको बोलते हैं कि किसका भी नंबर आ सकता है। आपकी वहाँ पे आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, जब PR की बात करें तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, उनके टारगेट्स हैं। अब सेकंड पोस्ट कार्ड में हमने बात करी थी कि भी यार यहाँ पे भी तो ऐसा होता है, जब किसी इंटरव्यू लेने की स्टार्ट करते हैं तो इंटरव्यू लेते हुए हम फिल्टर लगाते हैं। अब ये भी फिल्टर है, जिनके पॉइंट ज़्यादा बन रहे हैं तो उनको PR मिल जाती है। ये तो होते हैं कट ऑफ, कट ऑफ वर्ड यूज होता है PR के लिए, कट ऑफ कितनी गई इस बार, तो ये उनके लाइक कट ऑफ है कि भी PR कितने को हम PR दे रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा भी ऐसे ही है, अब स्टूडेंट वीज़ा पे पैर लग गया, पैर लग गया तो इट मीन्स क्या है, उन्होंने फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही विजिटर वीज़ा क्या है कि लाइक पेरेंट्स बेटे सन अपना बेटे फादर ने जाना है, डॉटर मदर ने जाना है, या मदर सन ने जाना है, या अपना फादर डॉटर ने जाना है, या 24 साल से ऊपर एज है तो आप अकेले जा सकते। इसमें क्या होता है, देखो इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। लाइक एज यूजुअल वहाँ पे फंक्शंस होते रहते हैं, कोई ना कोई ट्रेड फेयर्स लगते रहते हैं, उस बेसिस पे वहाँ से स्पॉन्सरशिप आ जाती है। वो स्पॉन्सरशिप पे बेस पे हम वीज़ा फाइल कर देते हैं, और इस कैटेगरी में जो वीज़ा आता है, अगर आप किसी किसी नॉट फॉर ओकेज़न, अगर आप किसी बिजनेस ट्रिप को दिखा के आप वीज़ा लगवाते हो अपना, तो उसको हम वो वहाँ पे B1 वीज़ा लिखा आता है, ना कि वहाँ पे V1 लिखा आएगा। V1 मीन्स यू हैव ए स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एनी रिलेटिव
और फ्रेंड। फ्रेंड और सन और डॉटर, तो उस पर V1 लिखा आता है। V1 लिखा आता है लाइक जैसे वहाँ से हमें कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो उस बेसिस पे लगा रहे। इवन कि राघव लोगों ने होटल बुकिंग्स पे भी बहुत फाइलें लगाई। हाँ अब वो है तो जन्म, हम तो नहीं कह सकते कि होटल बुकिंग में फेक है कुछ ऐसा। तो होटल बुकिंग में अब उसका परसेंटेज कितना है। अब 10 फाइलें लगाई, उसमें से वीज़ा आए 5 खत्म। वो 5 जो लोग रह गया ना, वो पूरी ज़िंदगी ना कनाडा नहीं जा सकते। वो क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज दे डोंट नो इवन अबाउट देयर डॉक्यूमेंट्स। उनको नहीं पता उनके डॉक्यूमेंट क्या लगे, उनको नहीं पता उनका पर्पस और विजिट क्या दिखाया गया, उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने सिर्फ फाइल दी थी एक एजेंट को, उन्होंने कहा था हमें हमारा वीज़ा लेके दो, हमें वहाँ पहुँचा दो, ठीक है ना। अब वहाँ पहुँचने के बाद क्या, वहाँ पहुँचने के बाद आजकल बहुत सारी सैलम चल रही है, अभी वहाँ पे जाके लोग सैलम ले रहे हैं, सैलम ले रहे हैं, कोई वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा। वर्क, अगर मैं वर्क वीज़ा की बात करूँ वहाँ पे कन्वर्ट कराने की, तो वर्क वीज़ा कन्वर्ट कराने पे वहाँ पे $30,000 से लेके $60,000 तक लग जाते हैं। अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो 15 लाख से लेके 35 लाख रुपए वहाँ पे लग जाते हैं। अब जो यहाँ से एजेंट से फाइल लगवा के गए उसको भी 15 लाख रुपए दे के गए, अगर वहाँ पे गए वहाँ भी 15-20 लाख रुपए खर्च में देंगे, वो टोटल हो गया 35-40 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। बच्चे इसमें जाके ज़्यादा खुश हैं। ऐसा क्यों? मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, अच्छा। वो सर्वाइवल नहीं देखना पड़ता, जो वो स्टूडेंट फेज का 2 साल का स्ट्रगल है वो नहीं देखना वो मेहनत वाला टाइम जब वो आपको मेहनत अपनी वाला स्टडी time। भी मैनेज करनी है, आपने थोड़ा बहुत पर काम भी करना है। आपको बता दो कि वो कहते हैं ना, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो इंसान को करनी पड़ती है, वो आज कर ले चाहे 10 साल या बाद। 10 साल बाद कर ले। अब जो स्टूडेंट वीज़ा से यहाँ पे गया, ये जेन्युइन वे से गया, उसने यहाँ से 2 साल स्टडी के लिए और 1 साल स्टडी के लिए अप्लाई कर, उसने वहाँ पे स्टडी की। स्टडी करने के बाद उसने अपना PSWP या PGWP लिया 3 साल का, 2 साल की स्टडी के बाद। लेने के बाद उसको मौके मिले काम करने के लिए अच्छी अच्छी कंपनीज में, अच्छे जगह स्टोर में। अब वो उसके एजुकेशनल पे डिपेंड है और उसके स्किल के ऊपर डिपेंड है कि उसके पास कैसी स्किल है। जैसे उसने काम किया उसको ऑफर्स आए, उस बेसिस पे उसने अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना स्टार्ट कर दिया और PR के लिए एलिजिबल हो गया। अब इनका क्या, जिन्होंने वहाँ जाके वीज़ा कन्वर्ट कराया, अब ये क्या होता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्कैम चलता है। जैसे जो इनको लीमिया प्रोवाइड करते हैं, दे ऑफिशियली दे आर वर्किंग देयर बट दे नॉट, वहाँ से वो आ रहा है भी, वहाँ से सैलरी आ रही है, कैश में उड़ा के हम उस एम्प्लॉयर को दे रहे हैं, बट काम कहीं और कर रहे हैं। ये चीज़ें भी बहुत चल रही है वहाँ पे। सो ये चीज़ें लाइक मैं तो ये बोलूँगा कि आपने क्या कर रहे हो, आप यहाँ से कमा रहे हो, लॉयर को दे जा रहे हो, यहाँ से कमा रहे हो, यहाँ से। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, मैं ये भी बोल दूँ भी, ये नहीं हो कि हर एक बच्चा ऐसे परेशान हो रहा है। जो स्किल फैक्टर वाला बच्चा है वो तो निकल ही जाएगा। मान लो जिसके पास यहाँ से ही वो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है और वहाँ पे उसने $30,000 दे के या $60,000 दे के लीमिया टू PR वाला प्रोसेस करवा भी लिया, तो नेचुरली बात है PR होने के बाद उसके लिए सारे एक जैसे हैं। सो अपना मैं तो बच्चों को सबको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप जेन्युइन वे से जा सकते हो तो प्लीज़ आप एक अच्छा रास्ते को चूज़ करें, ताकि ना एक वो लैडर के हिसाब से बच्चा ऊपर जाए, इसके हिसाब से जाना चाहिए, शॉर्टकट्स में ना फंस के अपना नुकसान भी ना करे देखो वो। उसमें लाइक आपको वापस आने का भी है। अब सैलम डाल दो वहाँ जाके, अब सैलम डलती है वहाँ जाके एज ए रिफ्यूजी डलती है कि मुझे अपने देश में खतरा खतरा है। है। अब तो इंडिया ही नहीं आ सकते उसके बाद, बिल्कुल। यहाँ जो पीछे पेरेंट्स हैं उनका क्या, ठीक है ना। अब आओगे कैसे, वाया नेपाल वाया दुबई, ठीक है ना। सो अब सीधा इंडिया नहीं लैंड कर सकते, मतलब दिक्कतें उस काम में ज़्यादा इन है। फ्यूचर में हो जाता है आफ्टर 5 years। वो एक NOC लेटर्स होते हैं, वो अपना गवर्नमेंट डिमांड करती है कि हाँ भी लेटर मिलते हैं कि अब हमें हमारे देश में कोई खतरा नहीं है, हम वापस जा सकते बट स्टिल वही वाली बात है ना, वो 5 साल, वो 5 साल में क्या हो 5 जाए। साल में क्या हो जाए। 100 सुख है 100 दुख है, पीछे बिल्कुल है। पेरेंट्स है, पीछे इतने सारे रिश्ते हैं, बट बच्चा ये समझता ही नहीं है। वो कहते हैं एक भीड़ लगी है। देखो मैं इस प्रोफेशन में हूँ राघव, फ़र्ज है, प्रोफेशन ऐसा है, बच्चों को बाहर भेजेंगे और क्या करेंगे हम, ठीक है ना। बट मैं बच्चों को हमेशा ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका यहाँ पे करियर सेट होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ही रहो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप 10 साल से पहले वाली पिक्चर देखते हो और आज की पिक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले कुछ और होता था, पहले लेबर की शॉर्टेज होती थी, वहाँ जाके हर एक बंदे को पैसे बहुत ज़्यादा मिल जाते थे और बंदा
ठीक है, आज मैं बोलना चाहूँगा अगर आपके पास यहीं पे एसेट्स है 2-3 करोड़ रुपए के, तो मैं तो बोलूँगा बाहर मत जाओ। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे कुछ बन जाते हो, आप कोई कमीशन लेवल रैंक के बन जाते हो, कोई लॉयर बन जाते हो, कोई जज बन जाते हो, तो वो तो कई गुना अच्छा है यार बाहर जाने से। बिल्कुल है। ठीक है ना, तो मैं तो अब पीछे एक इवेंट में गया हुआ था, मैंने उसमें बोला था, चाहे वो इंडिया को लेके इवेंट था, मैं तो उसमें भी बोला था, इंडिया की स्टडी को लेके इवेंट था, मैंने उसमें भी बोला था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे पढ़ के यहाँ कुछ बन सकते हो तो पहले यहाँ बनो, और जो नहीं बन पाते वो मेरे पास आ जाओ। ये उनका भी ठीक करियर है। हम सेट कर देंगे, कोई ना सही कोई है। ऑप्शन दे ही देंगे। अब सर लास्ट वीज़ा टाइप की बात करते हैं। इसके अंदर जो है हमारा बिजनेस वीज़ा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है एज वाइज और एजुकेशन वाइज? देखो जैसे बिजनेस कौन करता है, अब 18 साल का बच्चा बिजनेस तो कर नहीं सकता। देखो इमिग्रेशन ऑफिसर के बता, तो वो जो लिखा था ना 24+ ईयर वाले, वो सारे के सारे वो बिजनेस वीज़ा कैटेगरी वाले लोग होते ठीक हैं। है। उसमें क्या होता है, लाइक बिजनेस बच्चे की प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए भी जिसमें उसके आइडियाज़ हो, उसके बैलेंस शीट्स हो, अच्छी शीट्स हो। बच्चा या वो इंसान 2-3 जगह ट्रैवल्ड हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वो ट्रैवल हिस्ट्री करके वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। और अगर आपके पास जेन्युइन स्पॉन्सरशिप है, लाइक समवन कॉल, लाइक वहाँ पे कोई बंदा रहता है जिसको आपने मिलने जाना है, और आपका बिजनेस बॉन्डिंग्स है आपस में, आपको लगता है कि भी मेरे वहाँ जाने से उसको भी फ़ायदा होगा और यहाँ पे भी फ़ायदा मिलेगा, तो वो जो ऐसे वीज़ा होते हैं वो बिजनेस वीज़ा कैटेगरी में, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो इसमें कोई हमें इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी नहीं दिखानी होती उस दिखानी बंदे होती के साथ जिसके पास हम जा रहे हैं? देखो वो ऐड ऑन है, ठीक वो है। अब प्रूफ कर रहे हैं कि ये स्पॉन्सरशिप जो आ रही है, मान लो आप वो मुझे वहाँ पे सच्ची बुला है। रहे हो, वो जेन्युइन है या नहीं ठीक है। है। दूसरी बात है, मैंने आईटीआर की बात कर दी, तीसरी मैंने बैलेंस शीट की बात कर दी, चौथी मैं बात कहना चाहूँगा फंड्स की। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, जेन्युइन कर रहे हो, नेचुरली बात है आपके अकाउंट में हमेशा 15-20 लाख तो पड़े रहते होंगे ना, तो आप इतना दिखाओगे तो आपको बिजनेस वीज़ा मिलना ईजी हो जाएगा। इट्स फॉर लाइक पर्पस टू ट्रैवल फॉर ओनली मीटिंग्स, यू कांट वर्क देयर, हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते। जो भी मैंने आपको वीज़ा कैटेगरी बताई है, इन वीज़ा कैटेगरी के अंदर हम वहाँ पे काम बिल्कुल नहीं कर सकते, लीगली तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। तो वीज़ा जो टाइप है आज वाली में हमारे पास 3 वीज़ा आ गए, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा एंड सुपर वीज़ा। इन तीनों के अंदर ही हम जो है वहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल नहीं एलिजिबल है। नहीं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। एंड एम्बेसी भी सबकी सेम है। एम्बेसी फीस सभी की सेम है, हमने एक्सपेंस सारे आपको बता दिए। ऐड ऑन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए, एम्बेसी नहीं मांगती वो चीज़, बट हाँ ऐड ऑन कर देंगे, आप अपनी बैलेंस शीट्स बेटर दिखा पाएंगे, आईटीआर आपने अच्छी भरी है, तो आपका इस वीज़ा चांस के अंदर काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट रहने वाला है, राइट? बिल्कुल सर। Okay, so that's all for today. Thank you everyone for joining us in this podcast. We'll meet you next Wednesday, same timing. Thank you so much.